Okay, people, we have covered a certain portion of haloalkenes and haloarenes. Today we are going to start with Markovnikov's rule. ठीक है, Markovnikov's rule पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे हम. इतनी मक्खियाँ कहाँ से आ रही हैं? ठीक है. So Markovnikov's rule basically किस में होता है? From ethylene and आपका क्लोरीन. ठीक है, from ethylene and chlorine. तो Markovnikov's rule का हम देखेंगे यहाँ पे कैसा होता है. ये आपका इथाइलिन है जिसको हम क्या बोलते हैं? IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा? इथीन. ठीक है, इट इज बेसिकली इथीन. ओके, यार क्या हो रहा है ये हो गया इथीन प्लस आपका क्लोरीन. ठीक है, इट इज बेसिकली गेटिंग एडेड विथ क्लोरीन. सो अभी भाई साहब क्या हो रहा है, देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड में आपका यहाँ पे क्लोरीन और ये क्लोरीन ऐड हो रहा है बराबर से, है ना. यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल का कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, बिकॉज one chlorine is getting added to one carbon atom and the other chlorine is getting added to the other carbon atom. ठीक है, CH2Cl CH2Cl. ठीक है, प्रॉपर डिवीजन हो गया भाई साहब ये. ठीक है, ओके. तो इथाइलिन डाइक्लोराइड हो गया ये. दिस इज 1,2-डाइक्लोरोइथेन. 1,2-डाइक्लोरोइथेन ये आपका IUPAC नेम हो गया. यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल का कुछ भी नहीं. तो व्हाट टाइप ऑफ डाइहैलिड विल दिस बी? विसिनल डाइहैलिड. जेमिनल डाइहैलिड तो होगा नहीं, क्योंकि जेमिनल डाइहैलिड होता है जब एक ही कार्बन पे दो क्लोरीन आ जाते हैं. ठीक है, सो दिस विल बी बेसिकली अ विसिनल डाइहैलिड. प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलिड, एडिशन ऑफ हैलो एसिड्स ऑन एल्कीन्स. ठीक है, अभी देखो जैसे आपका HCl हो गया, हैलो एसिड्स मतलब क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन आयोडाइड. ये किस पे ऐड हो रहा है भाई साहब? दे आर गेटिंग एडेड ऑन एल्कीन्स. तो एल्कीन्स पे ऐड हो रहा है. तो सिमेट्रिकल एल्कीन, तो ये हो गया भाई साहब आपका सिमेट्रिकल एल्कीन CH2. ठीक है, इसमें हम इथीन है ये, तो दिस विल बी बेसिकली HCl. ये हो गया एडिशन. ठीक है, CH3 CH2 ये हो गया Cl. क्लियर है, समझ में आ रहा है ये HCl. अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है मार्कोनिकोव एडिशन के हिसाब से. यहाँ पे HCl, जैसे आपने Cl2 जब रखा था तो क्या हुआ? Cl2 जब रखा था तो एक क्लोरीन इसके पास, एक क्लोरीन भाई साहब इसके पास, है ना. ये क्लोरीन वैसे डिवाइड हुआ था. एक क्लोरीन इसके पास गया था, एक क्लोरीन इसके पास गया था. तो यू वुड हैव गॉट अ विसिनल डाइहैलिड. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट दिस क्लोरीन इज गेटिंग अटैच्ड टू दिस एंड दिस H इज गेटिंग अटैच्ड टू दिस. लेकिन यहाँ पे अभी भी मार्कोनिकोव रूल एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है, क्योंकि इन दोनों में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं दे आर द सेम. ठीक है, स्टिल नॉट एप्लीकेबल. हम यहाँ पे सिर्फ जनरल प्रोसेस देख रहे हैं. दिस इज बेसिकली क्लोरोइथेन. ठीक है, ओके. ये आपका किस टाइप का एल्कीन है? इट इज बेसिकली अ सिमेट्रिकल एल्कीन. मार्कोनिकोव रूल जो है वो किस पे एप्लीकेबल होता है? असिमेट्रिकल एल्कीन पे एप्लीकेबल होता है. ठीक है, सिमेट्रिकल एल्केन मतलब कैसा है भाई साहब? देखो अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो इधर भी जो इधर भी वही, तो सिमेट्री हो गई पूरी. CH2 दोनों ग्रुप्स में है. ठीक है, दोनों में CH2 ग्रुप्स हैं. यहाँ पे आप HCl ऐड कर रहे हैं तो ये बन गया CH3, दूसरा वाला बन गया आपका CH2Cl. ठीक है, सो दिस विल बी व्हाट? क्लोरोइथेन. दिस विल बी व्हाट? क्लोरोइथेन एंड दिस इज बेसिकली इथीन. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है. इसके पहले वाला भी अगर आप देखोगे, इसके पहले वाले पे भी अगर जाओगे फ्रॉम इथाइलिन, तो यहाँ पे सिमेट्रिक, यहाँ पे जहाँ पे अगर आपने हैलोजन का एडिशन हो रहा है और हैलोजन प्रॉपर रॉ फॉर्मेट में है Cl2 में, तो इसमें भी सेम प्रोडक्ट बन रहा है. यहाँ तो बन ही रहा है आपका क्या, किस टाइप का डाइहैलिड बन रहा है? विसिनल डाइहैलिड बन रहा है. ठीक है, तो अभी तक मार्कोनिकोव रूल की भाई साहब शुरुआत नहीं हुई है. ठीक है, नाउ टू अनसिमेट्रिकल एल्केन्स. क्या ये एक अनसिमेट्रिकल एल्केन है? क्या आप इसको प्रॉपर सिमेट्री में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं. 3 कार्बन एटम्स हैं, 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है और 2 कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है. एक के पास CH3 है, एक के पास CH है और तीसरे के पास CH2 है. तो इट इज अ प्रॉपर अनसिमेट्रिकल एल्केन. नाउ मार्कोनिकोव रूल विल बी एप्लीकेबल. ठीक है, अभी अगर इस पे हम ऐड करें तो ये क्या हो गया आपका? प्रोपीन. ठीक है, अभी हम इस पे ऐड कर रहे हैं HCl. ठीक है, HCl. अभी देखो Cl जो है तो प्रायोरिटाइज हो जाएगा. अभी आएगा मार्कोनिकोव रूल. तो अभी मार्कोनिकोव रूल कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा? सिमेट्रिकल एल्कीन्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा. और मार्कोनिकोव रूल ऐसे केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा जहाँ पे आप क्लोरीन को ऐड करवा रहे हैं बाकायदा क्लोरीन से, जहाँ पे आप हाइड्रोजन क्लोराइड की मदद से क्लोरीन को प्रिपेयर कर रहे हैं, एल्काइल हैलिड प्रिपेयर कर रहे हैं, जहाँ पे आप हाइड्रोजन क्लोराइड की मदद से, हैलोजन एसिड की मदद से क्लोरीन को ऐड करवाने की कोशिश कर रहे हैं. तो पहले हमने क्या देखा? क्लोरीन को अगर आप डायरेक्टली ऐड करेंगे
तो वो क्या बना देगा, आपका विसिनल डाइहैलाइड बना देगा। मतलब जो दो क्लोरीन ऐड होंगे वो कहाँ पे होंगे, जो दो डबल बॉन्ड है, जो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उनमें से वो डबल बॉन्ड इसमें चला गया, एक डबल बॉन्ड इसमें चला गया, तो दिस विल बी अ विसिनल डाइहैलाइड, एक विसिनल डाइहैलाइड तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अगर क्लोरीन को या किसी भी हैलोजन को आप एक एल्कीन पे ऐड करवा रहे हैं डायरेक्टली, तो इट विल गिव यू अ विसिनल डाइहैलाइड। और अगर आप किसी सिमेट्रिकल एल्कीन से, ठीक है, HCl को ट्रीट करवा रहे हो, तो आपका भाई साहब सिमेट्रिकल एल्कीन बनेगा, वहां पे मार्कोनिकॉव रूल नहीं ऐड होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन को आप अगर HCl ऐड करवा रहे हो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, तब जाके भाई साहब यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या होगा, मार्कोनिकॉव रूल से, मार्कोनिकॉव रूल है क्या भाई साहब, HCl में ध्यान से देखो, ये हो गया आपका पॉजिटिव और ये ऑब्वियसली नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे, Cl आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसीलिए नेगेटिव, और आपका H पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये एक पोलर मॉलिक्यूल है ना। देखो H और Cl में क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है, H और Cl में क्या है भाई साहब, कोवैलेंट बॉन्ड है। सो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन से यहाँ जाएंगे, दिस विल फॉर्म अ नेगेटिव चार्ज एंड दिस विल पार्शियली फॉर्म अ पॉजिटिव चार्ज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। तो मार्कोनिकॉव रूल अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये Cl किसके साथ अटैच होगा, C के साथ अटैच होगा। ठीक है, और ये H किसके साथ अटैच होगा, H के साथ। द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, देखो मार्कोनिकॉव रूल कहां पे एप्लीकेबल होगा, जहां पे आपकी एल्कीन भी अनसिमेट्रिकल है और जहां पे आपका जो रिएजेंट है वो भी अनसिमेट्रिकल है। इसके पहले हमने रिएजेंट क्या देखा, Cl2 विच इज अ सिमेट्रिकल रिएजेंट, HCl इज एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। तो भाई साहब आपका एल्कीन जो है उसका भी अनसिमेट्रिकल होना बनता है और जो रिएजेंट है उसका भी भाई साहब अनसिमेट्रिकल होना बनता है, तभी जाकर मार्कोनिकॉव रूल एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ये भाई साहब आपका अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट हो गया, गोज टू द कार्बन एटम कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, गोज टू द कार्बन एटम कंटेनिंग लेस। देखो Cl का और H का डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द डबल बॉन्ड ही होगा, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये तो सैचुरेटेड है। इसके चारों तरफ भाई साहब क्या है, जहां पे अनसैचुरेशन होगी वहीं पे एडिशन होगी। थोड़ा सा रिकॉल करें, आपने इसको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है भाई साहब, जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, तो आपके कार्बन कंपाउंड्स में एक होता है भाई साहब आपका सैचुरेटेड और एक होता है भाई साहब आपका अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड में आ जाएंगे आपके एल्कीन्स, अनसैचुरेटेड में आएगा आपका एल्कीन्स और क्या आएगा भाई साहब, एल्काइंस, और सैचुरेटेड में क्या आ जाएगा बोलो, एल्केन्स। ठीक है, एल्केन्स। क्लियर है भाई साहब, एल्कीन्स और एल्काइंस आ जाएंगे भाई साहब। अभी देखो यहाँ पे एल्केन्स में समझ लो, एल्केन्स में सब के सब सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो सब सैचुरेटेड है, मतलब एल्केन्स में सब्स्टिट्यूशन ही हो सकता है, एडिशन नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे इसको समझो, ये CH3 है, ठीक है, ये हो गया आपका CH2, ये हो गया आपका CH3। अगर मैं किसी को यहाँ पे ऐड करवा रहा हूँ तो इसका मतलब एक H जाना चाहिए तभी जाकर वो ऐड होगा। ठीक है, तो इट हैज ओनली गॉट द पॉसिबिलिटी एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भाई साहब एडिशन तो हो ही नहीं सकता, एडिशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसीलिए तो हम उसको बोल रहे हैं सैचुरेटेड। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, मतलब एक H जाएगा और उस H को रिप्लेस करते हुए कोई हाइड्रोजन, कोई क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आएगा। यहाँ पे एल्कीन्स में पहला क्या होगा, पहला होगा एडिशन मतलब ये होगा एडिशन, मतलब आपका डबल बॉन्ड डिसॉल्व हो जाएगा, या आपका भाई साहब ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो एडिशन होगा पहला, एडिशन के बाद होगा भाई साहब सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आफ्टर एडिशन देयर विल बी सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये आप 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहां पे देखो डबल बॉन्ड है, जैसे समझो ये CH2 है और ये भाई साहब CH2 है, आपने इसमें Cl2 ऐड कर दिया। अभी Cl2 क्या करेगा, बिना किसी के जाए, ठीक है, यहां पे हो गया आपका CH2, ये Cl इधर ऐड हो गया, सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो गया ये भाई साहब। अभी ये भाई साहब क्या हो गया, एल्केन। फिर से अगर आप क्लोरीन को ऐड करने की कोशिश करोगे तब जाकर ये एक H जाएगा और एक H जाएगा और उसके जगह पे क्लोरीन आएगा। ठीक है, तो एल्कीन्स या एल्काइंस में जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, पहले आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड डिसॉल्व होगा। तो वो डिसॉल्व होगा कब, जब आपका हो पहले एडिशन,
ठीक है, उसके बाद आपका सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, आप अगर देखोगे एल्केन्स में यहां पे पहले ही झटके में आपका भाई साहब सब्स्टिट्यूशन होगा, एडिशन होने का कोई स्कोप ही नहीं है। ठीक है, सो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बेसिकली गिव्स यू द स्कोप ऑफ एडिशन। क्लियर है? आर वी क्लियर? दिस इज नॉट समथिंग न्यू विच इज समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। ओके, नाउ अभी देखो यहां पे डबल बॉन्ड है, इसीलिए किसी भी एल्कीन में जो आपका एडिशन होगा वो कहां पे होगा? अराउंड द डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड के जाने के लिए क्या कंडीशन होगी भाई साहब? एक इस पे एटम ऐड होगा और इस पे एक एटम ऐड होगा। कौन सा एटम किधर जाएगा, इसके लिए है मार्कोनिकॉफ रूल। पहले सोचिए इस चीज को, आपके एल्कीन्स में हमेशा पहला रिएक्शन आपका क्या होगा? इट विल ऑलवेज बी एन एडिशन रिएक्शन। आफ्टर एडिशन दिस विल बी अ सब्स्टिट्यूशन। एडिशन क्या होगा? अनसैचुरेशन से आप सैचुरेशन में जाएंगे, फिर आपका सब्स्टिट्यूशन होगा। तो एडिशन रिएक्शन अगर एल्कीन्स में हो रहा होगा वो अराउंड द डबल बॉन्ड ही होगा, वो डबल बॉन्ड पहले डिसॉल्व होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड डिसॉल्व होने के लिए दोनों कार्बन एटम्स जो इन्वॉल्व हैं डबल बॉन्ड में, उनमें एक एक एटम ऐड होगा। कौन सा एटम किधर जाएगा? दैट इज बेसिकली डिटरमिन्ड बाय मार्कोनिकॉफ्स रूल। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, चलिए, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है आपका क्लोरीन। इसके पहले हमने जो एग्जांपल देखा, इट इज अ सिमेट्रिकल रिएजेंट। ठीक है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में ही पोलैरिटी क्रिएट होगी और इसी पोलैरिटी के चलते मार्कोनिकॉफ रूल आएगा। क्लोरीन मॉलिक्यूल में भाई साहब पोलैरिटी नहीं होगी, ऑल्दो क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बट इट विल नॉट हैव पोलैरिटी बिकॉज भाई साहब क्लोरीन मॉलिक्यूल्स जो है तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव, दो क्लोरीन एटम्स का इन्वॉल्वमेंट है टू फॉर्म क्लोरीन मॉलिक्यूल एंड बोथ ऑफ देम हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो बोथ ऑफ देम विल बी पुलिंग द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम फोर्स। ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, कार्बन, तो द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट गोज टू द कार्बन एटम कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इन दोनों में भाई साहब किसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है? बीच वाले कार्बन के पास। ये Cl भाई साहब, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट गोज टू द कार्बन एटम कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इसको ऐसे याद रखो, नेगेटिव मतलब लेस, नेगेटिव मतलब लेस। तो रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। ठीक है, नेगेटिव मतलब क्या होता है? लेस हो जाना भाई साहब, है ना? तो द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट will go to the carbon atom containing lesser number of hydrogen atoms. So obviously the positive part will go to the carbon atom containing more number of hydrogen atoms. This is all about Markovnikov's rule. ठीक है, lesser number of hydrogen across the carbon double bond. क्लियर है? ओके, सो आपका देखो यहाँ पे Cl किसके पास अटैच हो गया? उस कार्बन एटम के पास गया जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स था, और हाइड्रोजन किसके पास गया? उस कार्बन एटम के पास गया जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स था। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो जो भी नाम होगा इसका भाई साहब, ठीक है, आइसोसेक प्रोपाइल क्लोराइड, या अगर हम इसको आईयूपैक नाम देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ, तो आपका देखो एक्शन ऑफ HBr, अभी ये था आपका मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल का एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी होता है। जब आप देखो, मार्कोनिकॉफ रूल किस पे एप्लीकेबल है? किसी भी हाइड्रोजन हैलिड पे एप्लीकेबल है, चाहे वो भाई साहब आपका HBr हो, चाहे HCl हो, चाहे आपका HI हो, HF छोड़ दो। ठीक है, HBr, HCl और HI तीनों में मार्कोनिकॉफ रूल एप्लीकेबल है। ठीक है, अभी अगर आप सिर्फ और सिर्फ HBr ले रहे होंगे इन द फॉर्म ऑफ अ पेरोक्साइड, ठीक है, अगर सिर्फ इनमें से देखो HCl लोगे तो नहीं होगा, ये HBr लेना पड़ेगा आपको, और इसका कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। HI, सिर्फ HBr अगर आप उठा रहे होगे एंड दैट टू इन द फॉर्म ऑफ अ पेरोक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ अ पेरोक्साइड, तो एंटी मार्कोनिकॉफ जनरेट हो जाएगा। मतलब क्या होगा? नाउ द नेगेटिव पार्ट दैट इज ब्रोमीन will go to the carbon atom which has higher number of hydrogen atoms, and the hydrogen part, that is the positive part, will go to the carbon atom which has lesser number of hydrogen atoms. तो इसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ, जिसको हम खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज खराश इफेक्ट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, देखते हैं भाई साहब यहाँ पे। तो ये आपका एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। मार्कोनिकॉफ इज ओनली
और एंटी मार्कोनिकॉव इज ओनली एप्लीकेबल ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। इज दिस एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन? यस इट इज। ठीक है, ओके। सामने वाला ये आपका प्रोपीन हो गया, सामने वाला आपका हैलोजन एसिड है, तो इट इज एन अनसिमेट्रिकल रीएजेंट। ठीक है, नाउ दिस ब्रोमीन विल गो टू वेयर? दिस ब्रोमीन विल गो टू दिस कार्बन and this hydrogen will go to the carbon containing lesser number of hydrogen atoms. So this will happen when you are making the reaction happen in the presence of a peroxide. ठीक है, in the presence of a peroxide. ठीक है, तो अगर आप पेरोक्साइड के प्रेजेंस में आप इसको करवा रहे हैं, ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉव रूल बोलेंगे हम इसको। ठीक है, सो अभी क्या हो जाएगा भाई साहब, एंटी मार्कोनिकॉव रूल और खराश मायो इफेक्ट बोलेंगे हम इसको। ठीक है, और पेरोक्साइड इफेक्ट और एबनॉर्मल पेरोक्साइड इफेक्ट, इन सारे नामों से ये जाना जाता है। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉव, खराश मायो इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट और एबनॉर्मल पेरोक्साइड इफेक्ट, इट इज नोन बाय ऑल दीज नेम्स। ठीक है, ओके। तो भाई साहब क्या हो रहा है यहाँ पे, एंटी मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से, अरे बोलो ना बोलो भाई साहब, क्या हो जाएगा? दिस विल बी बेसिकली द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अनसिमेट्रिकल रीएजेंट goes to the carbon atom containing more number of hydrogen atoms across the carbon-carbon double bond. So obviously the positive part of the unsymmetrical reagent will go to the carbon atom which contains lesser number of hydrogen atoms. ठीक है, peroxide effect is only applicable to HBr. बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया ये सारे हैलोजन एसिड्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इट विल ओनली बी एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड दैट टू इन द प्रेजेंस ऑफ अ पेरोक्साइड। ठीक है, ओके। अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड को आप ऐसे ही ऐड कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ अ पेरोक्साइड, तो नॉर्मल मार्कोनिकॉव रूल से एडिशन होगा। अगर आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, देन एंटी मार्कोनिकॉव रूल होगा। ठीक है, ओके। तो आपका Br किसके पास जाएगा? इसके पास। और H किसके पास जाएगा? तो दिस विल बी 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ओके। Markovnikov's rule and anti-Markovnikov's rule are only applicable for unsymmetrical alkenes. Unsymmetrical alkenes में ही ये एप्लीकेबल होगा, और सामने जो रिएजेंट है जिससे आप अल्काइल हैलिड को बना रहे हैं, वो रिएजेंट भी आपका अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, ओके। प्रिपरेशन ऑफ जेमिनल डाइहाइलिड। ठीक है, तो आप देखो जैसे आपका ये एक इथाइन है, ठीक है, इसको आपने HCl डाला तो क्या हो जाएगा? ये आपका सिमेट्रिकल एल्काइन है, सिमेट्रिकल अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो H गया किसी एक कार्बन के पास, ये Cl गया किसी एक कार्बन के साथ। ठीक है, आपका नाम लगभग दोनों में सेम ही आएगा। दिस इज बेसिकली व्हाट? अ विनाइल क्लोराइड। दिस इज बेसिकली व्हाट? अ विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड क्यों? क्योंकि आपका जो क्लोरीन है वो एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच्ड है जो अगले वाले के साथ डबल बॉन्ड पे अटैच्ड है। अलाइल क्लोराइड क्या होता है? आपका क्लोरीन एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच्ड है जो अगले वाले कार्बन के साथ अटैच्ड है, जो अगले वाला कार्बन है उसके पास डबल बॉन्ड है, उसको हम बोलेंगे एलाइलिक। ठीक है, ये आपका विनाइल क्लोराइड हो गया। अगर हम विनाइल क्लोराइड नहीं बोलते हैं तो ऑब्वियसली आपके आईयूपैक नेम में से ये हो जाएगा क्लोरोइथीन। ठीक है, ओके। तो आपका देखो ये HCl है, क्या ये एक सीमेंट, ये आपका क्लोरोइथीन है, HCl ऐड करें, एडिशन, मार्कोनिकॉव रूल। अभी क्या हो जाएगा? देखो मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से क्या होगा? अभी तक इसकी अनसैचुरेशन है ना भाई साहब? देखो पीछे जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जब तक भाई साहब अनसैचुरेशन रहेगा, क्या यहाँ पे अनसैचुरेशन था? ट्रिपल बॉन्ड की वजह से अनसैचुरेशन था। इस प्रोडक्ट में अनसैचुरेशन है भाई साहब। जब तक आपका अनसैचुरेशन रहेगा तब तक क्या होता रहेगा? एडिशन होता रहेगा भाई साहब। ठीक है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन होगा। तो अभी भी अनसैचुरेशन है। फ्रॉम एन एल्काइन दिस हैज गॉटन कन्वर्टेड इनटू अ एल्कीन, बट अनसैचुरेशन स्टिल एग्जिस्ट। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा भाई साहब? यहाँ पे अनसैचुरेशन फिर भी है, तो इसका मतलब अभी भी अल्काइल हैलिड का एडिशन होता रहेगा, HCl का एडिशन होता रहेगा। तो HCl भाई साहब क्या करेगा? सो मार्कोनिकॉव एडिशन। तो अभी मार्कोनिकॉव के रूल से अभी ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है, सो द अभी इसको भूल जाओ, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है ये। सो द पॉजिटिव पार्ट गोज टू द कार्बन एटम and the negative part goes to the carbon atom which has lesser number of hydrogen atoms, and the positive part will go to the carbon atom which has higher number of hydrogen atoms as per Markovnikov rule। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपका भाई साहब ये H किसके पास गया? इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स है। देखो इस वाले कार्बन के पास आपके 2 हाइड्रोजन एटम्स है, इस वाले कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन एटम है। सो द हाइड्रोजन एटम विल गो टू द कार्बन एटम which has higher number of hydrogen atoms, and the negative part will go to the carbon atom which has lower number of hydrogen atoms across the double bond। ठीक है, तो आपका भाई साहब ये फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा।
एडिशन अगेन मार्कोनिकॉव रूल से हुआ है, ठीक है। एडिशन इज अगेन बाय मार्कोनिकॉव। अभी ये प्रॉपर क्या हो गया आपका, एक सैचुरेटेड कंपाउंड हो गया। इससे ज़्यादा क्या होगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। एडिशन का स्कोप अभी बंद हो गया है, ठीक है। सो एडिशन इज मोर और लेस डाइड। तो 1,1 डाइक्लोरोइथेन बोल सकते हैं हम इसको, 1,1 डाइक्लोरोइथेन, ठीक है। किस टाइप का डाइहैलिड हो गया, ये जेमिनल डाइहैलिड हो गया, ठीक है। इट विल बी अ जेमिनल डाइहैलिड, ओके। एल्केन और क्लोरीनेशन गिव्स व्हाट, एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल क्लोराइड। एकदम फालतू वाला क्वेश्चन। एल्केन का भाई साहब हम क्या कर रहे हैं, क्लोरीनेशन, मतलब इसमें क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा, एल्काइल क्लोराइड ही मिलेगा, है ना, ओके। मार्कोनिकॉव्स रूल इज अप्लाइड टू सिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, बोथ ए एंड बी। ए रंदी बुंडा, हाँ डी, क्या बोल रहा है, बी फॉर बॉय, ठीक है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे होगा ये, ओके। चलिए, इफ HBr इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स, एडिशन प्रोसीड्स बाय, अरे मितेश क्या होगा यहाँ पे, HBr ऐड कर रहे हैं हम, HBr ऐड कर रहे हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉव, ओके। चलिए भाई साहब, मार्कोनिकॉव, एंटी मार्कोनिकॉव, खराश, तो आपका ये दोनों सही है, ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉव और खराश, ठीक है। सो बोथ बी एंड सी हो जाएगा ये, ठीक है। इफ इथाइलिन, मतलब जो डबल बॉन्ड है, इथीन जिसको हम बोलेंगे, इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, वी गेट, संगम, इथाइलिन है, इथाइलिन भाई साहब, इथीन, अरे भाई साहब थोड़ा दिमाग दौड़ाओ भाई साहब, इथाइलिन है ये, CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, दिस इज बेसिकली इथाइलिन। क्या हुआ, इथाइलिन पे हम क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, Cl2, ये आपका सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है। सर दे मार अपने डेस्क में भाई साहब, कहां से तेरे को अनसिमेट्रिकल दिख रहा है, इसको मैं अगर डिवाइड करूंगा तो सिमेट्रिकल नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी अ सिमेट्रिकल एल्केन। तो इसमें क्या एडिशन तो होगा लेकिन मार्कोनिकॉव से एडिशन नहीं होगा, और सामने जो रिएजेंट है वो भी सिमेट्रिकल है, आपका जो कंपाउंड है वो भी सिमेट्रिकल है, सामने जो रिएजेंट है वो भी सिमेट्रिकल है। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई साहब, एक Cl जाएगा इस कार्बन के पास, दूसरा Cl जाएगा इस कार्बन के पास, तो क्या मिल जाएगा आपको, यू विल गेट अ जेमिनल डाइहैलिड या विसिनल डाइहैलिड, हाँ विसिनल डाइहैलिड, वेरिन द क्लोरीन एटम्स आर अटैच्ड टू 2 डिफरेंट कार्बन एटम्स, ठीक है। मतलब नाम क्या हो जाएगा इसका, 1,2 डाइक्लोरोइथेन हो जाएगा, IUPAC नेम, ठीक है। और कुछ हो रहा है भाई साहब, इथाइलिन डाइक्लोराइड भी हो जाएगा भाई साहब, इथाइलिन डाइक्लोराइड और 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ठीक है। तो बोथ बी एंड सी, ओके। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स भाई साहब, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बाय हैलोजन एक्सचेंज, देयर आर 2 हैलोजन एक्सचेंज मेथड्स टू प्रिपेयर, ठीक है। फिल्किंस्टीन्स रिएक्शन है एंड द अदर वन इज बेसिकली व्हाट, स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये सब छोटे मोटे बहुत सारे रिएक्शंस आते जाते रहेंगे भाई साहब, इन पे आपको ग्रिप बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो देयर आर 2 हैलोजन एक्सचेंज मेथड्स टू प्रिपेयर हैलोएल्केन्स। पहला वाला क्या है भाई साहब, फिल्किंस्टीन्स रिएक्शन है, और दूसरा वाला क्या है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। लेट्स सी व्हाट इज फिल्किंस्टीन्स रिएक्शन। जैसे अगर आपको एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करना है, ठीक है, RI मीन्स एल्काइल, एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका RX प्लस NaI। स्पेसिफिकली आपको एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करना है, तो आपने एक ऐसा हैलिड लिया, यहाँ पे ये क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन नहीं, ठीक है। यू ट्रीटेड विथ सोडियम आयोडाइड, समझ में आ रहा है, ये एल्काइल आयोडाइड। तो ये आपका एक एल्काइल हैलिड ऑलरेडी है, इसको रिप्लेस करके आपको क्या लगाना पड़ेगा, I। इसका मैकेनिज्म बता सकते हैं क्यों ऐसा होगा, RI प्लस NaX हो जाएगा, क्यों, एकदम सिंपल सा फंडा है भाई साहब। ये क्या हो जाएगा, दिस विल बेसिकली गिव यू व्हाट, NaX प्लस RI, तो आपको मिथाइल आयोडाइड मिल रहा है। क्यों ऐसा, आयोडीन के साथ ही क्यों हो रहा है, देखो यहाँ पे जो बॉन्ड हो रही है वो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट में होता है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन
आप यहाँ पे या तो क्लोरीन यूज कर रहे हैं या तो ब्रोमीन यूज कर रहे हैं, और क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों आयोडीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सोडियम के पास अगर ऑप्शन दिया जाए कि आयोडीन के साथ, ब्रोमीन के साथ या क्लोरीन के साथ बनाएगा, तो पहला एलिमेंट वो क्या पिकअप करेगा? क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, एंड दैट्स द रीजन दिस बॉन्ड ब्रेक्स एंड सोडियम बेसिकली फॉर्म्स इट विथ either chlorine or bromine, because both chlorine and bromine will have higher electronegativity than iodine, ठीक है। और जो आपका बॉन्ड बनेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये सिर्फ आपका एल्काइल आयोडाइड ही बना सकता है। दिस इज ओनली इन द फॉर्मेशन। तो आपका क्या बन रहा है भाई साहब? हीट। ड्राई एसीटोन के साथ आप हीट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा भाई साहब? NaX प्लस Ri। क्लियर? ओके। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या हो रहा है? टू प्रिपेयर एल्काइल फ्लोराइड विच इज बेसिकली वेरी एक्सप्लोसिव। तो RBr को, ठीक है, RBr मतलब एल्काइल ब्रोमाइड को आप ट्रीट करेंगे सिल्वर फ्लोराइड के साथ, ठीक है। सिल्वर फ्लोराइड की डायरेक्टली फ्लोरीन को ऐड करना बहुत एक्सप्लोसिव हो जाएगा। डायरेक्टली जैसे आप क्लोरीन को ऐड कर सकते हैं, डायरेक्टली जैसे आप HCl को ऐड कर सकते हैं, डायरेक्टली जैसे आप HBr को ऐड कर सकते हैं, वैसा आप फ्लोरीन के साथ नहीं खेल सकते, ठीक है। तो RBr प्लस AgF इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? AgBr। और सिल्वर ब्रोमाइड बेसिकली एक प्रेसिपिटेट होता है, इट विल सेटल डाउन, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड विल बी अ प्रेसिपिटेट दैट विल सेटल डाउन एंड फाइनली यू विल गेट RF। क्लियर क्लियर क्लियर। Why is sulfuric acid not used during the reaction of alcohols with potassium iodide? H2SO4 एक important question है ये। During the reaction of alcohols with potassium iodide, अगर आपको भाई साहब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं एक अल्कोहल का, तो आप यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को नहीं यूज कर सकते, यू कैनॉट यूज इट, ठीक है। H2SO4 cannot be used along with potassium iodide in the conversion of an alcohol to an alkyl iodide, as it converts potassium iodide to corresponding HI which is then oxidized by it to I2। तो आपके पोटेशियम आयोडाइड को H2SO4 क्या कर देगा भाई साहब? इट विल गेट इट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये हाइड्रोजन आयोडाइड फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा I2 में। सो अलग ही प्रोडक्ट मिल जाएगा हमको, ठीक है। सो वी विल नेवर यूज H2SO4 in combination with potassium iodide when we are trying to prepare alkyl halide, that is alkyl iodide from alcohols, ठीक है। तो ये यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो एक स्ट्रक्चर ये हो गया कि हैलोजन डेरिवेटिव्स, यहाँ पे क्लोरीन इसके साथ अटैच्ड है, यहाँ पे क्लोरीन इसके साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे क्लोरीन इसके साथ अटैच्ड है, क्लोरीन इस वाले कार्बन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। यहाँ पे पहले वाले कार्बन के साथ टर्मिनल कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच्ड है, यहाँ पे टर्मिनल कार्बन और मिड वाले कार्बन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो ये डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, और प्रोपेन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? Cl2 एक कार्बन के साथ ही अटैच्ड है, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली व्हाट टाइप ऑफ डाईहैलिड? जेमिनल डाईहैलिड, ठीक है। दिस तो आपका भाई साहब ये हो गया। और आपका ऐसा भी हो सकता है, देखो Cl2 बीच वाले कार्बन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ डाईहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। ये सब अलग अलग स्ट्रक्चर्स हो गए भाई साहब, ठीक है। ओके। अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, आइडेंटिफाई द वन that on photochemical chlorination yields, ठीक है, a single monochloride, 3 isomeric monochlorides, 4 isomeric monochlorides। देखो यहाँ पे आपको एक एल्केन दिया हुआ है C5H12। संगम क्या नाम है इसका? पेंटेन। अरे वाह, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली पेंटेन, ठीक है, ये एक पेंटेन है। आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन, बेसिकली क्या है भाई साहब? क्लोरीन में हम क्या पास कर रहे हैं? डिफ्यूज सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट। तो क्लोरीन बेसिकली स्प्लिट अप हो रहा है, ठीक है। यील्ड्स अ सिंगल मोनोक्लोराइड, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स, 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स। C5H12 पेंटेन में ये रिएक्शन हो रहा है भाई साहब, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो ये पेंटेन हो गया। अगर हम पेंटेन को ऐसा बना रहे हैं, ये एक शेप हो गया पेंटेन का, एक आइसोमर हो गया ये पेंटेन का, ठीक है। ओके। एज द हाइड्रोजन एटम्स आर इक्विवेलेंट एंड रिप्लेसमेंट ऑफ एनी हाइड्रोजन विल गिव द सेम प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक सिंगल मोनोक्लोराइड बनाएगा ये, ठीक है। अमॉन्ग द आइसोमेरिक आइडेंटिफाई द वन दैट फोटो सिंगल मोनोक्लोराइड बन जाएगा भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। एज ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर इक्विवेलेंट,
सारे देखो यहाँ पे क्या होगा, एल्केन है, एल्केन में हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से आपका क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन ऐड हो रहा है, तो किसी भी हाइड्रोजन का जाना इक्विवेलेंट एंड रिप्लेसमेंट ऑफ एनी हाइड्रोजन विल गिव द सेम प्रोडक्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ एनी हाइड्रोजन इज गोइंग टू गिव यू द सेम प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपका एक मोनोक्लोराइड ही बनेगा, ठीक है। CaH3 CbH2 CCH2 CbH2 CaH3 ऐसा क्यों लिखा गया है? देखो ये वाला कार्बन इसके पास कितने हैं, 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये वाला कार्बन इसके पास कितने हैं, 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर हो गए, ये बीच के कार्बन्स हो गए इसलिए बी, ठीक है। तो आपका ये वाला कार्बन क्या हो गया, प्राइमरी, ये हो गया आपका सेकेंडरी, ये वाला भी आपका सेकेंडरी होगा, लेकिन ये बीच का कार्बन है, ये 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है और यहाँ पे ये इकलौता है, ठीक है। तो ऐसे हमने ABC मार्क करके रखा है, ठीक है। दिस इज व्हाट, इट इज ऑल्सो अ पेंटेन, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना तुमको, ठीक है। दिस इज व्हाट, अ पेंटेन, द इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स आर ग्रुप्ड एज A, B एंड C, यहाँ पे इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, और ये वाला हाइड्रोजन भाई साहब इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो द इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स आर ग्रुप्ड एज A, B एंड C, द रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स विल गिव द सेम प्रोडक्ट, ठीक है, आपको सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, अभी हम आते हैं आपके पेंटेन के इस फॉर्मेट में, पेंटेन के इस, ये भी एक आइसोमर हो गया पेंटेन का, ठीक है। सो दिस विल ऑल्सो बी एन आइसोमर। नाउ लुक एट दिस, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, तो ये A और ये A हो गया, ठीक है। ये वाला हो गया आपका B, क्योंकि इसके तरह और कोई भी नहीं है, ये आपका एक ऐसा कार्बन है जो 3 कार्बन से घिरा हुआ है, ठीक है। ये वाला हो गया आपका C, इसकी तरह भी कोई नहीं है, ठीक है, इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। ओके, सो सिमिलरली द इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स आर ग्रुप्ड एज A, B, C एंड D, thus 4 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। तो 4 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स जो है तो पॉसिबल हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अल्काइल क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स गिव अल्काइल आयोडाइड्स व्हेन treated with NaI in the presence of dry acetone, okay. So moist acetone, cold acetone, dry acetone, so it will be dry acetone. CH3Cl plus AgF, CH3F plus AgF, this reaction is known as संगम इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, वो तो हवे में आया इधर से उधर से, हमको भी सुनाई दिया। फिंकिनस्टीन और स्क्वार्ट्ज अभी पढ़ा भाई साहब, ठीक है। So this will be Finkelstein, Schwarz or halogenation. So this will be Schwarz reaction. Finkelstein reaction is used to get an alkyl chloride, alkyl bromide, alkyl iodide. None of this. तो ये हो जाएगा भाई साहब सिर्फ और सिर्फ alkyl iodide का, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भाई साहब आप बेसिकली Finkelstein रिएक्शन में alkyl halide से ही alkyl halide प्रिपेयर कर रहे हैं। You are basically, to be more precise, you are preparing alkyl iodide from alkyl halide, ठीक है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन को रिप्लेस करता हुआ आयोडीन आ जाता है, ठीक है। अभी हम हैलोएरीन्स को देखेंगे। देयर आर 2 टाइप्स, ठीक है। पहला वाला भाई साहब हो गया आपका हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, जिसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। बेंजीन का भाई साहब क्या हो जाएगा, ठीक है, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा क्या होगा भाई साहब, फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम हैलिड, ठीक है। सो वी विल सी बोथ टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हो गया आपका बेंजीन। इसमें भाई साहब 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। ये आपका एक प्रोडक्ट और ये आपका एक प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपके ये सारे प्रोडक्ट्स बने, देखो ये बेंजीन है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर क्लोरीनेशन करा रहे हैं, मतलब क्लोरीन को ऐड करवा रहे हैं, ठीक है। क्लोरीन को ऐड करवा रहे हैं किसके प्रेजेंस में भाई साहब, फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में। तो आपके एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे स्कोप तो है नहीं भाई साहब, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। जैसे एल्केन्स में आपका डबल बॉन्ड डिसॉल्व होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड डिसॉल्व नहीं होगा, डबल बॉन्ड इज गोइंग टू रिमेन एज इंटैक्ट। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका सब्स्टिट्यूशन होगा। जहाँ पे डबल बॉन्ड डिसॉल्व होता है वहाँ पे पहला प्रोसेस होता है एडिशन का, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन होता है। जहाँ पे डबल बॉन्ड डिसॉल्व नहीं हो सकता, इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स द फर्स्ट प्रोसेस इटसेल्फ विल बी दैट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे से किसी एक कार्बन में से H जाएगा, H जाएगा, जो H जाएगा वो एक Cl के साथ बना देगा HCl, और वो बाई प्रोडक्ट बन गया, और एक Cl इसमें ऐड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हो गया क्लोरोबेंजीन। सिमिलरली जब आप ब्रोमीन को ऐड करवा रहे हैं
तो किसके प्रेजेंस में ऐड करवा रहे हैं? फेरिक ब्रोमाइड के प्रेजेंस में। अगेन एक ब्रोमीन ऐड होगा, एक H जाएगा, नो डबल बॉन्ड विद इन द एरोमेटिक कंपाउंड विल गेट डिसॉल्व, because of which HBr will be moving out and what you will be getting is bromobenzene. Similarly I2 है भाई साहब, I2 किसके प्रेजेंस में ऐड कराया जा रहा है? यहाँ पे आयोडिक एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है, HiO3 के प्रेजेंस में, ठीक है। यहाँ पे भी वही Hi चला जाएगा और you will get आयोडोबेंजीन। क्लियर? फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम हैलिड, इसको हम सैंडमेयर्स रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। ये आपका बेंजीन डाइजोनियम हैलिड है, ठीक है, डायजोनियम हैलिड। तो यहाँ पे आपका N है, N का भाई साहब ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे कोई हैलोजन है, क्लोरीन बोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। तो सैंडमेयर्स रिएक्शन में क्या होगा भाई साहब? यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड दैट इज Cu2Cl2 है, इसके प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? और HCl के प्रेजेंस में तो आपका Cl आ जाएगा, Cl आ जाएगा, और बाकी ये N2 का N2 एज अ गैस विल गो आउट, N2 एज अ गैस विल गो आउट, ठीक है। क्लियर है? प्लस प्लस HX, तो आपका देखो यहाँ पे जो HCl है, Cu2Cl2 है, ये H इसके साथ कंबाइन करके क्या बना देगा? HX। ये दो N का क्या बन जाएगा भाई साहब? नाइट्रोजन गैस, और ये भाई साहब क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये Cl यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड सैंडमेयर्स रिएक्शन, दिस इज बेंजीन डायजोनियम हैलिड, ठीक है, दिस इज बेंजीन डायजोनियम हैलिड, ठीक है। गैटरमैन्स रिएक्शन, ये सारे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। गैटरमैन रिएक्शन में क्या हो जाएगा? अगेन ये भी बेंजीन डाइजोनियम हैलिड है, ठीक है, ओके। इसमें आपने क्या किया भाई साहब? CuNHCl किया, वहां पे क्या किया था? Cu2Cl2 एंड HCl किया था, यहाँ पे कॉपर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? -HX, ठीक है, ये H इसके साथ भाई साहब HX की तरफ पे N का हो जाएगा N2, और यहाँ पे भाई साहब Cl ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर। बेंजीन ऑन क्लोरोनेशन gives bromobenzene, iodobenzene, chlorobenzene, none of these. What will it give? Chlorobenzene, ठीक है। Benzene on chlorination will give this. Diazonium salt when treated with cuprous chloride gives what? Bromobenzene, chlorobenzene, fluorobenzene, none of these. Diazonium salt will give what? Chlorobenzene, okay, cuprous chloride. फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे हम भाई साहब हैलो एल्केन्स का। सो व्हाट आर द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स? एल्काइल हैलिड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर, ठीक है, सारे एल्काइल हैलिड्स भाई साहब कलरलेस होंगे जब प्योर होंगे। हाउएवर ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट, ठीक है, जितने भी आपके ब्रोमाइड्स होते हैं और आयोडाइड्स होते हैं, व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट दे विल शो सर्टेन कलर। मेनी वॉलाटाइल हैलो कंपाउंड्स हैव अ वेरी स्वीट स्मेल, ठीक है, वॉलाटाइल मतलब जो वेपराइज होते हैं, सॉल्यूशंस में आपने पढ़ा था वॉलाटाइल कंपाउंड्स, ठीक है। सो दे हैव जनरली अ स्वीट स्मेल। नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन एल्काइल हैलिड इज पोलर, ऑब्वियसली पोलर होगा क्योंकि भाई साहब हैलोजन जो होगा वो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो हमेशा जब भी एल्काइल हैलिड फॉर्म होगा इट विल ऑलवेज बी पोलर। जहां पे भी हैलोजन आपका कार्बन के साथ अटैच होगा इट विल बी अ पोलर, ठीक है। लोअर मेंबर्स आर गैसेस, जितने भी आपके लोअर मेंबर्स होते हैं वो आपके होते हैं गैसेस। हायर मेंबर्स आर लिक्विड्स और सॉलिड्स। सो लोअर मेंबर्स आर गैसेस, ठीक है, आपके एल्काइल हैलिड्स में, और हायर मेंबर्स जिनका भाई साहब कार्बन चेन लंबा होता है, दीज आर बेसिकली सॉलिड्स और लिक्विड्स। ड्यू टू पोलर नेचर हैलो एल्केन हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन। देखो आपके एल्केन से भाई साहब क्या बना है? एल्काइल हैलिड, ठीक है, चलो X ले लेते हैं, एल्काइल हैलिड, ठीक है, एल्केन से एल्काइल हैलिड बना है। अभी क्या एल्केन में पोलर नेचर है? एल्केन आपका क्या होगा? नॉन पोलर है। नॉन पोलर क्यों है भाई साहब? व्हाई इज इट अ नॉन पोलर कंपाउंड? बिकॉज देयर इज हार्डली एनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन, आपका भाई साहब टेट्राहेड्रल शेप है इसका, दिस इज बेसिकली हैविंग अ टेट्राहेड्रल शेप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की थोड़ी बहुत जो डिफरेंस है वो भी नलीफाई हो जाती है ड्यू टू टेट्राहेड्रल शेप, तो ये नॉन पोलर है। लेकिन जैसे ये RX बनेगा, जहां पे भाई साहब आपका CX बनेगा, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये क्या हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सो देयर विल बी अ पोलर। So the moment an alkane gets transformed into an alkyl halide, the non-polar nature gets transformed into a polar nature. Are we clear to this one? Okay. Low boiling point for branched alkyl halide. ठीक है, जितना भी आपका अगर एल्काइल हैलिड ब्रांच्ड होगा तो इसका लो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, इट विल बी बेसिकली हैविंग अ लो बॉइलिंग पॉइंट।
डेंसिटी इज ग्रेटर देन H2O, जितने भी अल्काइल हैलिड्स हैं इनकी डेंसिटी जो है तो वाटर से ज़्यादा है। डेंसिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन देयर मॉलिक्यूलर वेट। तो जैसा जैसा भाई साहब आपके कार्बन का कंपोनेंट बढ़ता जाएगा, डेंसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन देयर मॉलिक्यूलर वेट। हैलो एल्केन्स आर स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर। बता सकते हैं इसका रीजन संगम? हैलो एल्केन्स आर स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर, बहुत सिंपल सा रीजन है। श्रद्धा? नहीं, डेंसिटी ज्यादा होने से सॉल्युबिलिटी थोड़ी बढ़ती है। लोहा क्या भाई साहब वाटर में सॉल्युबल है क्या? इतनी ज्यादा डेंसिटी है उसकी? नहीं, डेंसिटी से कोई मैटर। अरे अब भी तो तुमने पढ़ा भाई साहब, एल्केन क्या होता है? नॉन पोलर। एल्काइल हैलिड क्या होता है? स्लाइटली पोलर। तो अगर वाटर आप देखोगे तो वो पोलर है, तो पोलर में पोलर डिसॉल्व करेगा, स्लाइटली सॉल्युबल होगा ये, ठीक है। हेलो एल्केन्स आर स्लाइटली सॉल्युबल। भाई साहब थोड़ा दिमाग लगाओ ना यार, एकदम ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो बोरिंग हो जाएगा और ना ही समझेंगे आप कुछ। हेलो एल्केन्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन H2O। अभी तो आपने पढ़ा भाई साहब, RH होता है नॉन पोलर, RH होता है पोलर। तो ये अगर पोलर है तो वाटर भी तो आपका एक पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर विल डिसॉल्व इन पोलर। स्लाइटली सॉल्युबल इन H2O एंड हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भाई साहब ये ज़्यादा करके सॉल्युबल होगा। एनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स नेम दैट यू कम अक्रॉस? क्या क्या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं? हाँ, बेंजीन, ओके, और कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ऑल दीज आर बेसिकली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप, अगर भाई साहब सेम अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल और इवेपोरेट एट द मैक्सिमम रेट, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट RI, फिर RBr, RCl एंड देन RF, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मतलब आपका RI का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उसके बाद RBr, RCl एंड RF। एनी रीजंस फॉर द सेम? बॉइलिंग पॉइंट का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सॉल्यूशंस में आपने क्या पढ़ा? वेपर प्रेशर पढ़ा था। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर के हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है? तो बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द वेपर अबव द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये होता है भाई साहब, ठीक है। तो अभी देखो इनमें वेपराइजेशन की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? भाई साहब तुम लोग ना मतलब चीजों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। केमिस्ट्री भी बड़ी लॉजिकल साइंस है, ठीक है। लोग ज़्यादा करके सोचते हैं कि भाई साहब ये इलॉजिकल है। आपको देखो मैंने पढ़ाया था सॉल्यूशंस में, A इंटरैक्शन होता है, B इंटरैक्शन होता है, और एक होता है भाई साहब AB इंटरैक्शन। अगर भाई साहब AB इंटरैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन दिस तो आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर आपका भाई साहब AB इंटरैक्शन इज वीकर देन दिस तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर भाई साहब क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। आपने देखा कि भाई साहब RI का जो इंटरैक्शन है और RF का जो इंटरैक्शन है, दोनों में से इंटरैक्शन किसका ज्यादा स्ट्रांग होगा? किसका ज्यादा स्ट्रांग होगा? RF का स्ट्रांग होगा भाई साहब, RF का स्ट्रांग होगा, क्योंकि भाई साहब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा पकड़ के रखेगा भाई साहब ये, ठीक है। तो इसका इंटरैक्शन ज्यादा, तो ये स्ट्रांग ज्यादा, ठीक है। अगर ये ज्यादा स्ट्रांग तो वेपर किसका ज्यादा बनेगा? इसका ज्यादा वेपर बनेगा, है ना भाई साहब। तो इसीलिए भाई साहब दैट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्लियर? ओके। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरिन्स, कलरलेस लिक्विड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ये ज्यादा करके, ऑल ऑफ देम आर कलरलेस लिक्विड्स, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। हैलोएरिन्स आपके इनसॉल्युबल होंगे वाटर में, हैलोएल्केन्स थोड़े से सॉल्युबल होंगे वाटर में। व्हाट कुड बी द रीजन? हैलोएल्केन्स की थोड़ी बहुत सॉल्युबिलिटी वाटर में किस वजह से है? क्योंकि हैलोएल्केन्स में पोलैरिटी डेवलप होगी, हैलोएरिन्स में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बोलिए भाई साहब, क्यों नहीं होगी?
अरे भाई साहब यहाँ पे देखो, ये आपका हेलो एल्केन है, ठीक है, बाहर में क्या बाकी सब कुछ, ये आपके प्लस और ये हो गया आपका नेगेटिव। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अभी हम आते हैं हेलो एरीन में, ठीक है। ये आपका भाई साहब बेंजीन है, यहाँ पे आपका एक एक्स है, ये वाले कार्बन पे क्या आएगा पॉजिटिव, ये वाले कार्बन पे क्या आएगा नेगेटिव, लेकिन ये वाला चार्ज घूमेगा भाई साहब, ये चार्ज, ठीक है। एंड दिस विल इम्पार्ट स्टेबिलिटी टू द कंपाउंड, ठीक है। इस इम्पैक्ट को क्या बोलते हैं हम, आइसोमर, नहीं आइसो, हाँ आर इफेक्ट भी बोल सकते हैं आप, लेकिन आपका ये चार्ज पूरे रिंग में घूम जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए इसकी पोलैरिटी भाई साहब डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर पोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी सो इट विल नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर, ऑब्वियसली इसकी सॉल्युबिलिटी जो पोलर सॉल्वेंट है वाटर उसमें डिक्रीज हो जाएगी, ये वाला जो चार्ज है इसमें घूम जाएगा भाई साहब, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू गेट डिस्पर्स्ड ऑफ। हेवियर देन H2O, डेंसिटी इसकी हेवियर है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज द साइज ऑफ द अराइल ग्रुप इंक्रीजेस, जैसे जैसे अराइल ग्रुप का, तो ये तो लाजमी सी बात है। अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, 1 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। ओके भाई साहब, यहाँ पे क्लोरोमीथेन है, ब्रोमोमीथेन है, डाइब्रोमोमीथेन है एंड ब्रोमोफॉर्म, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली, देखो क्लोरोमीथेन मतलब क्या हो जाएगा CH3Cl, ये हो गया आपका क्लोरोमीथेन। ब्रोमोमीथेन मतलब CH3Br, है ना भाई साहब, ठीक है। डाइब्रोमोमीथेन मतलब CH2Br2, ठीक है। ब्रोमोफॉर्म मतलब CHBr3, है ना भाई साहब। CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म, तो ब्रोमोफॉर्म क्या हो जाएगा CHBr3, ठीक है। ओके, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई साहब, बॉइलिंग पॉइंट में सारे मॉलिक्यूल्स टूटने लगते हैं ना भाई साहब, ठीक है। तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, एक हाइड्रोजन एटम और एक कार्बन एटम, 3 हाइड्रोजन एटम और एक कार्बन एटम। हाइड्रोजन एटम का तो भाई साहब 1 मास होता है, यहाँ पे 12 है, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन है 35.5। ब्रोमीन आ गया, ब्रोमीन का एटॉमिक मास क्लोरीन से कहीं ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा, ठीक है। डाइब्रोमोमीथेन मतलब हम यहाँ पे 2 ब्रोमीन आ गया, तो ऑब्वियसली इसका मॉलिक्यूलर मास और ज़्यादा बढ़ गया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा हाई हो गया। ब्रोमोफॉर्म भाई साहब सबसे ज़्यादा हो जाएगा इसका, ठीक है। तो बाकी अगर आप देखोगे C और H तो ऑलमोस्ट सेम में कॉमन है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ओके, अभी देखो यहाँ पे 1 क्लोरोप्रोपेन है, क्लोरोप्रोपेन मतलब क्या हो जाएगा CH3, CH2 और CHCl, CH2Cl, है ना, ये हो गया आपका 1 क्लोरोप्रोपेन। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, हाँ जी, कोई तकलीफ नहीं, ओके। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड मतलब क्या हो जाएगा बोलो, CH3, CH, इसको क्लोरीन लगेगा और यहाँ पे CH3, क्यों होगा, ठीक है। ओके, 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन भाई साहब आपका क्या हो जाएगा CH3, CH2, CH2, CH2Cl। क्लियर है भाई साहब, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। Isopropyl chloride, 1 chloropropane, 1 chlorobutane. Isopropyl chloride being branched has lower boiling point than 1 chloropropane, ठीक है। Isopropyl chloride, ये जो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है भाई साहब, इसकी ब्रांचिंग होगी तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट, जब भी देखो कंपाउंड का ब्रांचिंग बढ़ जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा हो जाएगा, क्योंकि उस एक मॉलिक्यूल को चारों तरफ से हीट मिल रहा है। अगर ब्रांचिंग ज़्यादा होगी, अभी देखो जैसे आप मतलब एक बड़े पतीले पे अगर कुछ पका रहे हैं और एक छोटे से बर्तन पे, तो जल्दी पक जाएगा ना छोटे से बर्तन वाला चीज़, क्योंकि उसको यूनिफॉर्मली हीट मिल गया उस मॉलिक्यूल को। अब ये फैला हुआ मॉलिक्यूल है, इसको भाई साहब हीट मिलते मिलते टाइम लगेगा, ठीक है, फिर जाकर वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा। जितनी भाई साहब ब्रांचिंग बढ़ेगी इस कंपाउंड में, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना कम होता जाएगा, ठीक है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड 1 क्लोरोप्रोपेन, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बीइंग ब्रांच्ड हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन 1 क्लोरोप्रोपेन और 1 क्लोरोब्यूटेन। ये दोनों भाई साहब स्ट्रेट चेन है, ये दोनों भाई साहब क्या है, स्ट्रेट चेन है, ये वाला ब्रांच्ड चेन है, ये वाला भाई साहब आपका ब्रांच चेन है। तो ये ब्रांचिंग इसकी बढ़ गई, ब्रांचिंग बढ़ने के चलते क्या हो गया भाई साहब, मॉलिक्यूलर मास कम हो गया। क्लियर है, बहुत बढ़िया। द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग एल्काइल हैलिड्स, क्यों भाई साहब अभी तक क्या झूठ बोल रहे थे,
Okay, the CX bond is polar. Higher members of alkyl halides are more denser than water. Alkyl halides are more soluble in organic solvents. All of these. The CX bond is polar. प्रसादम ट्रू फॉल्स? गीता पे हाथ रखकर कसम खाकर बोलो, यहाँ पे पूछा है ऐसा ट्रू स्टेटमेंट। अरे बाप रे, ये हाँ कल परसों आ गया होता, अगले साल आ गया होता। अरे अब भी तो चिल्ला चिल्ला के बोला मैंने भाई साहब, CX बॉन्ड पोलर होना ही होना है, क्योंकि X आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है। ओए रणदीप, हायर मेंबर्स ऑफ एल्काइल हैलिड्स आर मोर डेंसर देन वाटर। ट्रू? अच्छा ऐसे पहले मुंडी हिला के फिर ट्रू। अच्छा ओके, एल्काइल हैलिड्स मोर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मितेश देन इन वाटर। एल्काइल हैलिड्स आर मोर, ये आपका ट्रू होगा, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली ट्रू, ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर ट्रू। चलो भाई साहब, द कंपाउंड विथ हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमॉन्ग दिस, मीथेन, क्लोरोबेंजीन, इथाइल क्लोराइड, अमोनिया। मीथेन आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? CH4, क्लोरोबेंजीन CH3Cl, इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl, ठीक है, अमोनिया NH3। अच्छा CH, ओके, तो दिस विल बी बेसिकली क्लोरोबेंजीन, ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली क्लोरोबेंजीन। किसका द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा? किसका? इथाइल क्लोराइड का हाईएस्ट होगा। देखो मैंने आपको बोला है कि ब्रांच चेन में आपका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, लेकिन एरोमेटिसिटी जो है वो कंपाउंड को स्टेबिलिटी प्रदान करती है, ठीक है। अगर एरोमेटिक कंपाउंड होता है तो स्टेबल होता है, वो स्टेबल होता है मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक वो अपने आप को मेंटेन कर पाएगा, ठीक है। सो येस, आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड कि भाई साहब जो ब्रांचिंग होती है, जब जैसी ब्रांचिंग होने लगती है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होने लगता है, लेकिन ये वाली ब्रांचिंग नहीं है, ये वाला एक प्रॉपर एरोमेटिक कंपाउंड है। एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स आर ऑलमोस्ट मोर स्टेबल देन एलिफैटिक कंपाउंड्स, ठीक है। इनकी स्टेबिलिटी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, आपका मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, तमाम। इनका डबल बॉन्ड जो ये साइकिल में घूम रहा है, इसके लिए इसको ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है रेजोनेंस की वजह से। दीज आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर ज़्यादा स्टेबल होगा कोई कंपाउंड, उसको आपको ज़्यादा हीट देना। पहली बात तो देखो यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास इन सबसे ज़्यादा, और दूसरी बात इसका जो रेजोनेंस स्टेबिलिटी है वो भी ज़्यादा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है? ओके। पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स भाई साहब, डाइक्लोरोमीथेन, जैसे मिथाइलिन डाइक्लोराइड देख लीजिए आप, ट्राइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, ट्राईआइडोमीथेन। पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स मतलब क्या है? एक से ज़्यादा हैलोजन जिन कंपाउंड्स में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन मतलब आपके 2 क्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब क्लोरोफॉर्म में तो आपके 3 क्लोरीन प्रेजेंट होते हैं, आइडोफॉर्म में भी 3 आइडीन प्रेजेंट होते हैं। टेट्राक्लोरोमीथेन मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, 4 क्लोरीन प्रेजेंट है यहाँ पे। सो दीज आर नोन एज पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स विच विल हैव मोर देन 1 हैलोजन इन देम, ठीक है। फ्रीऑन, कार्बन, फ्लोरोकार्बन, यहाँ पे देखो क्लोरीन भी है और फ्लोरीन भी है, यहाँ पे 2 है, क्लोरो फ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फ्रीऑन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपका ओजोन लेवल में सबसे ज़्यादा डिफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इट इज़ जनरली रिलीज्ड फ्रॉम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच आर प्रेजेंट इन रेफ्रिजरेटिंग यूनिट्स, ठीक है। आज की तारीख में रेफ्रिजरेटर्स को स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रिलीज से ओजोन लेयर में सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। तो दीज आर नोन एज फ्रीऑन्स, ठीक है। एंड देन वी हैव पी डैश डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, ये भी भाई साहब बैन हो चुका है। डीडीटी एक एक्सीलेंट फर्टिलाइजर हुआ करता था आज पहले के ज़माने में, ठीक है, एक पेस्टिसाइड है बेसिकली, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि ये अगर ज़मीन पे छिड़का जाए, ऑब्वियसली प्लांट्स पे छिड़का जाएगा, फिर वो ज़मीन में जाएगा और ज़मीन से सिप इन करके ग्राउंड वाटर में जाएगा जो हमारे घरों तक आता है, और वो ग्राउंड वाटर बेसिकली पॉइजनस बन जाएगा, ठीक है। इट कैन एक्चुअली कॉज अ ह्यूज डैमेज, ठीक है। 10 मिनट का एक ब्रेक निपटा कर आइए।